हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। तो आज फिर एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शिक्षा के कार्य, फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के कौन कौन से कार्य हैं, कौन कौन से फंक्शन है एजुकेशन के, वो हम लोग आज अपने इस टॉपिक में जानेंगे। तो अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर यदि आप मेरे चैनल को पहले से देखते हैं और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वेरी थैंक यू। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर ये वीडियो आपको इम्पॉर्टेंट और आपके लिए हेल्पफुल या इन्फॉर्मेटिव रहता है तो इसको लाइक करें और लाइक करने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर करें। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के कौन कौन से कार्य हैं। तो उसको कार्य को देखने से पहले हम थोड़ा सा एक इंट्रो टाइप देखेंगे कि क्या है इंट्रोडक्शन उसका। तो जो शिक्षा है हमने देखा है कि शिक्षा गतिशील है। एक मनुष्य जब जन्म लेता है तब से लेकर के उसके मृत्यु पर्यंत तक शिक्षा चलती रहती है। मतलब शिक्षा में गति है, शिक्षा परिवर्तन है, शिक्षा के द्वारा परिवर्तन लाए जा सकते हैं। शिक्षा में भी नित्य नए परिवर्तन होते रहते हैं। जो शिक्षा का इतिहास रहा है, जब से शिक्षा का इतिहास जो है उसमें शिक्षा ने अपने भीतर भी नित्य नए नए परिवर्तन देखे हैं। और ये परिवर्तन क्यों हुए हैं? लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, वातावरण के, हमारे समाज के, हमारे राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, किसी विशेष समय पे किसी विशेष समाज के लिए या किसी विशेष वस्तु के लिए या किसी विशेष किसी विशेष समस्या के लिए के हल के लिए जब कोई आवश्यकता होती है तो शिक्षा में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम शिक्षा में नित्य नए परिवर्तन होते रहते हैं। बहुत से शिक्षाविद जो हैं या जो विचारक हैं उन लोगों में अभी भी शिक्षा के कार्य को लेकर के काफ़ी मतभेद है। कुछ लोगों का अपने मतों के अनुसार सब लोगों के अनुसार अलग अलग कार्य है शिक्षा के। परंतु फिर भी भारतीय जो दशा है, भारत की दशा को देखते हुए शिक्षा के कार्य को 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय दशा को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के कार्य को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है व्यक्ति के प्रति कार्य, दूसरा है समाज के प्रति कार्य और तीसरा है राष्ट्र के प्रति कार्य। मतलब शिक्षा के ये 3 कार्य मुख्यतः हम लोग भारतीय दशा को ध्यान में रखते हुए देखते हैं। तो पहला कार्य जो है वो है व्यक्ति के प्रति कार्य। व्यक्ति के प्रति कौन कौन से कार्य हैं शिक्षा के, वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहला कार्य है आवश्यकताओं की पूर्ति करना। सबसे पहला जो व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म से ही उसकी जो आवश्यकताएं होती हैं वो कौन कौन सी आवश्यकताएं होती हैं। सबसे पहली आवश्यकता है भोजन की, वस्त्र की और मकान की। ये जो तीनों आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना जो है वो शिक्षा का सर्वप्रथम कार्य है। शिक्षा के द्वारा ही किसी भी व्यक्ति की ये तीनों आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। इस आवश्यकता की पूर्ति ये जो कार्य है उसके बारे में विवेकानंद ने एक लाइन कहा है। उनका कहना है कि शिक्षा का कार्य यह पता लगाना है कि जीवन की समस्याओं को किस प्रकार हल किया जा सकता है और आधुनिक सभ्य समाज का गंभीर ध्यान इसी बात को पता लगाने में लगा हुआ है। तो विवेकानंद का भी कहना है कि शिक्षा का जो कार्य है वो सबसे पहले ये पता लगाना है कि कोई भी जो मनुष्य है, जो उसके जीवन में जो समस्याएं हैं उनको कैसे हल किया जा सकता है। और अभी जो आधुनिक समाज का जो व्यक्ति है वो ये पता लगाने में गंभीर तरीके से लगा हुआ है। उनका ध्यान इसी बात पे लगा हुआ है कि हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं उनको किस प्रकार हल किया जाए। सबसे पहली समस्या तो भोजन, कपड़े और मकान की ही होती है कि ये सबसे बेसिक नीड है। अगर ये नहीं होगा तो फिर हम लोग आगे तो लाइफ में कुछ और सोच ही नहीं सकते। सबसे पहले हम लोग अपने खाने के लिए, अपने पहनने के लिए और अपने रहने के लिए होना चाहिए। उसके बाद ही हम लोग अपने जीवन में आगे कुछ का सोचते हैं कि हम लोग को आगे लग्जरी जीवन जीना है या किस तरह का कौन कौन सी चीज़ों का और ज़रूरी है और कौन कौन सी चीज़ों की पूर्ति हमें करनी है। अगला जो कार्य है शिक्षा का व्यक्ति के प्रति वो है व्यावसायिक कुशलता एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। व्यावसायिक कुशलता और आत्मनिर्भरता, जब कोई व्यक्ति शिक्षित होगा तो किसी भी विशेष व्यवसाय में वो आगे बढ़ेगा। उसको कुशलता किसी विशेष व्यवसाय में मिलेगी, चाहे वो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कोई व्यवसाय हो या कोई अन्य व्यवसाय हो। पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड मतलब किताबी ज्ञान से जुड़ा हुआ कोई व्यवसाय हो या कोई अन्य व्यवसाय हो। तो किसी भी व्यवसाय की कुशलता के लिए हमें उस व्यवसाय की शिक्षा होनी आवश्यक है। अगर उस व्यवसाय की शिक्षा होगी तभी हम उस व्यवसाय में कुशल हो पाएंगे। तो कोई भी व्यवसायिक कुशलता, और जब हम उस व्यवसाय में कुशल होंगे, हम उस व्यवसाय में कार्य करेंगे तो हम आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगे। जब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगे तो ही हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएंगे।
तो शिक्षा का जो दूसरा कार्य है वो व्यावसायिक कुशलता और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति है। तीसरा कार्य है शिक्षा का अच्छे नागरिक का विकास। अब अच्छे नागरिक का विकास कैसे होगा? हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। इसमें जो नागरिक है वो कैसा होना चाहिए? उसके अंदर अनुशासन होना चाहिए, उसके अंदर सहयोग की भावना होनी चाहिए, देश प्रेम होनी चाहिए, हर धर्म को लेकर के उसके अंदर सम्मान होना चाहिए। इस तरह के जो गुण हैं उन सब का विकास होना चाहिए। वो सब, इन सब गुणों का विकास किस प्रकार संभव है? शिक्षा के द्वारा ही इन सब गुणों का विकास संभव है। तो शिक्षा का एक कार्य है अच्छे नागरिकों का विकास। अगला जो कार्य है शिक्षा का वो कौन सा है? वो है व्यक्तित्व एवं चरित्र का विकास। व्यक्तित्व और चरित्र, आज अभी का जो हमारा समाज है उसमें जो नैतिकता है उसका काफ़ी ह्रास हुआ है, और उस नैतिकता को और ये जो हमारा वातावरण, आज हमारा जो समाज दूषित हुआ है, उन सबको ठीक करने के लिए जो व्यक्ति है उसके व्यक्तित्व और उस व्यक्तित्व के साथ साथ उसके चरित्र, इन दोनों का विकास होना बहुत ज़रूरी है। तो शिक्षा के द्वारा ही व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास संभव है, और शिक्षा के द्वारा ही किसी मनुष्य के चरित्र का विकास भी संभव है। तो ये शिक्षा का एक और कार्य है व्यक्ति के प्रति। अगला कार्य है वातावरण से अनुकूलन। जब हम किसी भी समाज में रहते हैं, किसी भी वातावरण में रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो वातावरण, वो समाज हमेशा हमारे अनुकूल ही कार्य करे, हमेशा हमारे अनुकूल रहे। कभी कभी वो हमारे प्रतिकूल भी हो जाता है। तो शिक्षा हमें इस लायक बनाती है कि हम अपने उस समाज के साथ अनुकूलन कर सकें, उस वातावरण के साथ सामंजस्य बिठा सकें और उस वातावरण पे अपना शासन कर सकें। शासन करने का अर्थ है कि उनके साथ सामंजस्य बिठा के उनको अपनी बातों से सहमत करा सकें। तो ये भी शिक्षा के द्वारा ही संभव है। अब अगला जो कार्य है शिक्षा का, वो दूसरा जो मुख्य कार्य है वो है समाज के प्रति कार्य। समाज के प्रति शिक्षा के कौन कौन से कार्य हैं? तो समाज के प्रति जो शिक्षा का पहला कार्य है वो है सामाजिक विरासत की संरक्षण। जो भी समाज है, हर समाज को अपनी विरासत, अपनी संस्कृति पे गर्व होता है। उस विरासत और उस संस्कृति का संरक्षण तब हो सकता है जब उस समाज के लोग शिक्षित होंगे और उस संस्कृति और उस चीज़ के बारे में, अपने समाज के बारे में अपने आने वाले पीढ़ी को बता सकेंगे या शिक्षा दे सकेंगे। तो शिक्षा जो है वो उन चीज़ों को संगठित करके शिक्षा के द्वारा उन चीज़ों को संगठित करके रखा जा सकता है, उनके अस्तित्व को हमेशा संभाल के रखा जा सकता है। तो शिक्षा के द्वारा क्या होता है? समाज की जो विरासत है, उसकी जो संस्कृति है, उन सब चीज़ों का संरक्षण हो पाता है। अगला पॉइंट क्या है समाज के प्रति शिक्षा का कार्य? वो है सामाजिक सुधार व प्रगति। किसी भी समाज में जब सुधार की ज़रूरत होती है तो उस समाज के मनुष्य, उस समाज के व्यक्ति का शिक्षित होना, उस समाज का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। अगर उस समाज में कोई भी दोष है, किसी भी प्रकार का दोष है, तभी उस समाज के जो लोग हैं, उस समाज में जो मनुष्य हैं, अगर वो शिक्षित होंगे तभी वो उस दोष के प्रति उसकी आलोचना कर सकेंगे या उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठा सकेंगे और उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, उस दोष को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और नित्य नए अलग अलग तरह के नवीन विचार के द्वारा अपने समाज का विकास कर सकेंगे, अपने समाज को प्रगति की ओर ले जा सकेंगे। तो इसके लिए भी शिक्षा की बहुत ही ज़रूरत होती है। शिक्षित मनुष्य होना, शिक्षित समाज होना समाज के सुधार में बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट है सामाजिक नियंत्रण। समाज में जो भी कुप्रथाएं हैं, कुरीतियां हैं, उन सब चीज़ों पर नियंत्रण भी एक शिक्षित समाज ही लगा सकता है। जैसे कि बाल विवाह है, स्त्री के प्रति अभी भी स्त्री की पढ़ाई, स्त्री शिक्षा को लेकर के अभी भी बहुत सारे समाज में ऐसा है कि लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ने दिया जाता है। बहुत पर्दा प्रथा की वजह से उन्हें आगे अपने समाज में आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, स्कूल नहीं भेजा जाता है। तो ये सब जो कुप्रथाएं हैं, छुआछूत है या फिर दहेज प्रथा है, बाल विवाह है, ये सब जो कुप्रथाएं हैं, कुरीतियाँ हैं, वो समाज से तभी ख़त्म हो सकती हैं जब वो समाज शिक्षित होगा। तो इस तरफ से समाज में जो कुप्रथाएं हैं, कुरीतियाँ हैं, उन पे नियंत्रण भी शिक्षित समाज ही शिक्षा के द्वारा लगा सकता है। अगला पॉइंट है सामाजिक भावना का समावेश। समाज में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, तो उस समाज में जो भी कार्यक्रम होते हैं उस कार्यक्रम को सही ढंग से संचालित करने के लिए, वो कार्यक्रम सही ढंग से संपन्न हो, उसके लिए ज़रूरी है कि समाज में जो लोग हैं उनके बीच सामाजिक भावना, एक अच्छी भावना हो। या कोई कार्यक्रम नहीं भी हो तो भी समाज में शांतिपूर्ण व्यवस्था रखने के लिए, समाज को आगे विकास पर ले जाने के लिए, प्रगति की ओर ले जाने के लिए ज़रूरी है कि समाज के लोग एक दूसरे के साथ अच्छी भावना रखें और उस भावना के साथ जिएं, उस भावना के साथ उस समाज में रहें, तभी समाज को प्रगति की ओर ले जाया जा सकता है। तो इस भावना को उत्पन्न करने के लिए भी शिक्षा की जरूरी होती है, आवश्यकता होती है।
अगला जो पॉइंट है वो है समाज में परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए कार्य। समाज में जितने भी परिवर्तन होते हैं, चाहे वो सामाजिक दोषों को हटाने के लिए हो, समाज की कुरीतियों को हटाने के लिए हो, कुप्रथाओं को हटाने के लिए हो, या फिर समाज में कुछ नया लाने के लिए हो, कुछ नया विचार रखने के लिए हो, कुछ नए विचार, कुछ नया उद्योग लगाने के लिए ही हो, तो जो भी परिवर्तन समाज में होंगे वो शिक्षा के द्वारा ही संभव है। अब अगला और जो सबसे अंतिम कार्य है शिक्षा का, वो है राष्ट्र के प्रति कार्य। राष्ट्र के प्रति कार्य कौन कौन से हैं शिक्षा की, वो हम लोग देखेंगे। तो पहला कार्य है जो राष्ट्र के प्रति शिक्षा का कार्य है, वो है कुशल कार्यकर्ताओं की पूर्ति। कोई भी जो राष्ट्र है वो राष्ट्र में जितने भी कार्य प्रणाली है उन सबको एक सही ढंग से चलने के लिए कार्यकर्ताओं की ज़रूरत होती है। या फिर कोई भी ऑफिस है, उस ऑफिस में जो काम करते हैं वो वर्कर्स होते हैं, तो वो वर्कर्स वो कार्यकर्ता अगर कुशल होंगे, अच्छे होंगे, ईमानदार होंगे, तभी वो उस राष्ट्र का विकास कर पाएंगे। कोई भी कार्य, एक छोटा से छोटा कार्य या बड़ा से बड़ा कार्य, जो भी कार्य होता है, वो कार्यकर्ता उस कार्य में कुशल होगा, उस कार्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझेगा, उस कार्य के प्रति ईमानदार होगा, तभी ये हमारा देश, हमारा राष्ट्र आगे बढ़ सकता है। अगला है व्यक्तिगत हित को सार्वजनिक हित से निम्नता। मतलब कोई व्यक्ति अपनी हित को, अगर किसी कार्य में 10 लोगों का हित ज़्यादा है और उसका हित थोड़ा कम भी है, तो भी वो व्यक्ति उस कार्य को करना चाहे, ताकि उसे उसके अपनी व्यक्तिगत हित को थोड़ा निम्न समझे, थोड़ा कम आके, और सार्वजनिक हित को ज़्यादा आके। मतलब समाज में कोई ऐसा कार्य भी है जैसे कि किसी व्यक्ति का अपना हित उससे नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन समाज का हित उससे हो रहा है, तो वो व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि वो समाज के हित के लिए उस कार्य को करे। तो इस तरह के व्यक्ति को उत्पन्न करने के लिए, या व्यक्ति में इस तरह की भावना लाने के लिए भी शिक्षा की जरूरत होती है। अगला जो पॉइंट है वो है नागरिक व सामाजिक कर्तव्यों की भावना का समावेश। जो किसी नागरिक का किसी राष्ट्र के प्रति कौन से कर्तव्य होने चाहिए, किसी समाज के हर एक इंसान का, हर एक मनुष्य का उस समाज के प्रति कौन कौन से कर्तव्य होने चाहिए, इन भावनाओं का समावेश भी शिक्षा के द्वारा ही संभव है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय विकास में सहायक। तो जब कोई भी राष्ट्र है, राष्ट्र का विकास तभी हो सकता है जब हर एक इंसान, हर एक नागरिक, उस राष्ट्र का हर एक नागरिक उस राष्ट्र के विकास के बारे में सोचे और उस राष्ट्र के विकास के हित में जो भी कार्य हैं उन कार्यों को करें। उन कार्यों को करने के लिए ये ज़रूरी है कि उस राष्ट्र का जो नागरिक है उसके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना हो, उसके अंदर शिक्षा हो, और तब ही वो उस राष्ट्र का विकास कर सकता है। तो इसमें भी शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। अगला है राष्ट्रीय व भावात्मक एकता कायम रखने में सहायक। हमने पहले भी देखा है कि हमारा जो राष्ट्र है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो उस हर एक धर्म के बीच में एकता बनी रहे, हर एक धर्म के लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहें और एक दूसरे के साथ कदम से कदम बढ़ा के आगे बढ़े, तभी हमारे राष्ट्र का विकास हो सकता है। तो ये जो एकता है, इस एकता को कायम रखने के लिए और सारे लोग एक साथ मिलकर राष्ट्र का विकास करें, इस एकता को कायम रखने के लिए भी शिक्षा महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। अगला कार्य है राष्ट्रीय अनुशासन बनाए रखने में सहायक। शिक्षा का कार्य एक और है, वो राष्ट्र के प्रति जो अनुशासन है, राष्ट्र में जो अनुशासन है उनको बनाए रखने में सहायक है। राष्ट्र में जो अनुशासन है, जो नियम कानून कायदे बनाए गए हैं, उन सब चीज़ों को जानना एक शिक्षा के द्वारा ही संभव है। जब लोग ये जानेंगे तो या तो राष्ट्र हित की वजह से या फिर डर की वजह से वो उस अनुशासन को नहीं तोड़ेंगे, उस कानून को नहीं तोड़ेंगे, और जब वो उस कानून को नहीं तोड़ेंगे तो हमारे राष्ट्र में किसी भी तरह की दुर्भावना नहीं पैदा होगी और राष्ट्र का विकास होगा। तो इन सारी चीज़ों में शिक्षा का कार्य है। तो हमने देखा कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, कितने ज़्यादा कार्य हैं शिक्षा के। हर क्षेत्र में शिक्षा का कार्य है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें शिक्षा का कार्य नहीं है, चाहे वो व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, या राष्ट्र के प्रति उसकी जो भावना होती है, राष्ट्र के प्रति जो उसका कर्तव्य है, हर एक चीज़ की पूर्ति के लिए शिक्षा का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा हर एक चीज़ में कार्य करती है। तो ये हमने देखा आज की शिक्षा के कौन कौन से कार्य हैं, फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। तो आज का टॉपिक यही खत्म होता है। मिलेंगे हम लोग फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ गुड डे, ग्रेट डे, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो या अच्छा लगा हो, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वेरी थैंक यू।